नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक कहावत है जिसे हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग के बीच कोई बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टायर्ड उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें करता है, तो हम लोग कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो हिंदुस्तान में विपक्ष की हालत जो है वो उसी बिल्ली की तरह है और आजकल जो वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही खम्बा को नोचने में लगे हुए हैं। अब इसी ये और सारा कुछ में मुंह की खाने के बाद इन लोगों ने एक नया मसला उठाया है। मसला क्या है? तो मसला ये है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। एक अध्यादेश जारी किया गया है राष्ट्रपति की तरफ से कि वो राज्यसभा के सांसद होंगे। बस ये सारी ये लेफ्ट लिबरल कमाल विपक्ष, ये बड़े बड़े सारे लोग वो छाती पीटने लग गए। सवेरे से मीडिया वालों को फोन कर करके बुलाया जा रहा है कि मेरी बाइट चलवा दो। पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन सबका मोटो एक ही है। वो जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि शर्म करो, गोगोई साहब ने जो है पूरा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये एमआईएम के नेता भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे ये क्विड प्रो को है। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब यही कह रहे हैं कि ये जो गोगोई साहब सांसद अगर बन जाते हैं तो वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा कुठाराघात होगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जिसमें गोगोई साहब खुद उस फैसले में, उस बेंच में शरीक हुए थे, उसके एक मेंबर थे। उसमें जो केसेस हैं जिनकी गिनती हो रही है वो अयोध्या का वर्डिक्ट है। अयोध्या का वर्डिक्ट में गोगोई साहब थे। फिर राफेल का मसला था, जो कांग्रेस पार्टी और सारे लेफ्ट लिबरल कमाल चुनाव से पहले ये बवाल मचवा रहे थे कि भाई कुछ घोटाला हुआ है, कोई कागज नहीं दे सके। सारी फ्रॉडबाजी इन लोगों ने की। हिंदू अखबार वाले जो बड़ा सेकुलर बनते हैं, एन राम, इन लोगों के जो लेफ्ट लिबरल कमाल, ये जो अफवाह फैलाने वाली जो गैंग है, उसके जो लीडर हैं, उन्होंने क्रॉप करके, लोग तो व्हाट्सएप में फोटो क्रॉप करके उल्टा पुल्टा काम करते, उन्होंने अखबार में ही छाप दिया था। तो वहां फैसला इनके खिलाफ आया था, तो बड़ा बवाल मचा था। एक और केस था जिसको लेकर के छाती पीट रहे थे ये लोग, जज लोया का केस। उसमें भी गोगोई साहब थे फैसला लेने में। और एक केस था सबरीमाला का, तो सबरीमाला का उन्होंने फैसला दिया नहीं और उन्होंने कहा कि भाई बड़े बेंच में इसको शिफ्ट कर देना चाहिए। वो भी उस बेंच के एक हिस्सा थे। प्लस आधार के ऊपर जो केस आया उस पर भी सरकार जो है अपनी बात को मानवाने में कामयाब रही। और तो और कि जो सीजीआई का जो मसला जो था कि आरटीआई के अंदर डाला जाए, तो वो भी उसमें गोगोई साहब एक थे, उसके सदस्य बेंच के। और एक और इम्पॉर्टेंट जो टेक्निकल मसला था, लेकिन फिर भी उसमें वो जज थे, वो आलोक वर्मा का जो झगड़ा जो सीबीआई के अंदर जो चल रहा था, तो आलोक वर्मा को जो हटाया गया, तो उस फैसले में भी गोगोई साहब थे। तो अब ये विपक्ष ये कह रहा है कि ये सारे जो केसेस जो थे जिसमें सरकार की गर्दन फंसी हुई थी, उसमें गोगोई साहब ने इन लोगों को क्लीन चिट दे दिया। अयोध्या ये जो भड़काऊ भाईजान जो हैं हमारे ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब ये क्विड प्रो को जो बता रहे हैं, उनका कहना बस यही है कि अयोध्या के मसले में इन लोगों ने बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया और ये गलत फैसला देने की वजह से ही गोगोई साहब को आप इनाम में उनको राज्यसभा भेज रहे हो। और ये सारे केसेस उस तरीके से, और इसलिए सारे लोग छाती पीट रहे हैं। तो कोई कह रहा है शर्म करो, तो कोई कुछ, तो बड़ी सारी बातें हैं। अब सवाल क्या है कि सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए था, या कोई ऐसा सरकार ने काम कर दिया जो बात बिल्कुल ही अनोखा है, जो आज तक कभी हुआ नहीं। तो इसके दो चीज हैं, दो चार तर्क हैं जिसको समझना जरूरी है। पहली बात ये समझिए कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है जिनको रिटायरमेंट के बाद सरकार ने कोई पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट दिया हो। ये पहले आदमी नहीं है। और मैं आपको एक बतौर बता दूं कि जो क्विड प्रो को की बात कर रहे हैं,
तो लोग कह रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको ये भी कह दूं कि इस पर कोई बवाल नहीं मचा था। एक इन लोगों की ये जो वामपंथी गैंग, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके बहुत फेवरेट एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम है रंगनाथ मिश्रा। तो रंगनाथ मिश्रा साहब वो हैं जो जिनको बाकायदा ह्यूमन राइट्स कमीशन का चीफ बनाया गया था किस समय, नरसिम्हा राव की सरकार के समय। 92 में वो रिटायर हुए थे और फिर बाद में कांग्रेस के टिकट से, ये तो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहे हैं ना, ये किसी पार्टी के नहीं बनकर के वो राज्यसभा के अंदर में जा रहे हैं। जैसे लता मंगेशकर, जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया, जो बहुत बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से ये जा रहे हैं। लेकिन रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कांग्रेस की टिकट से राज्यसभा के अंदर गए थे। तब किसी ने छाती नहीं पीटा, तब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, तब ये क्विड प्रो को की थ्योरी तो नहीं आई थी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये क्विड प्रो को की थ्योरी अगर ये लगे, तो फिर रंगनाथ मिश्रा ने किस तरह का जजमेंट सिख दंगे में दिया, उस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन उस चैप्टर में नहीं जाना है। और ये सारे लोग, ये यशवंत सिन्हा हुए, ये योगेंद्र यादव, मैं देख रहा था, शर्म करो, कारवां मैगजीन, वो वही आयर वायर टाइप के जो वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर ये लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये भी पूछना चाहिए कि भाई कितनी बार योगेंद्र यादव उस रंगनाथ मिश्रा के साथ कैंपेन करते हैं मुस्लिम इलाकों में, जरा मुझे बताएं। तो ये आप करो तो वो देश को बचाने का काम हो गया, वो डेमोक्रेसी को बचाने का काम हो गया। आप किसी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करो तो उसमें कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला नहीं है। तो लेटेस्ट अभी मैं पिछले एक बताता हूं, ये सीजीआई बालकृष्ण, इनको सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट के तुरंत बाद फटाक से उनको बना दिया था। वो किस लिए, वो क्विड प्रो नहीं था उसमें उनके। ये सारी गुत्थियां अगर इस पे ही अगर वीडियो बनाया जाए तो इसकी तो कहानी इतनी लंबी पड़ जाएगी कि ये सारे दलील जो है वो खत्म हो जाएंगे। और ये बवाल क्यों मच रहा है, इसको समझना जरूरी है। और इसका एक लाइन का आंसर है जो आज इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे सबसे साइड वाले कॉलम में छपा था, सबसे ऊपर मास्क के ठीक नीचे। उसका हेडिंग था कि हैज द लास्ट बैस्टियन फॉलन। मतलब ये क्या आखिरी किला ढह गया है? सही में, वाकई में ढह गया है। और ये जो अंदर ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो बवाल जो मच रहा है, ये जो छाती पीट पीट के रो रहे हैं ये लोग, इसको कहते हैं विधवा विलाप कर रहे हैं खामखा का। ये इसका कारण यही है कि जो सीमा चिश्ती ने लिख दिया है कि ये जो वामपंथियों का, ये जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम जो था, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो देश को दिमागी तौर पे और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, किस तरीके से इन लोगों ने पंगु बना रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी किला जो था इन लोगों का, वो ढह गया है। इसका कोई डेमोक्रेसी, और ऐसा नहीं है कि ये लोग डेमोक्रेसी बचाने के लिए हिंदुस्तान में लड़ते रहे हैं या फिर हिंदुस्तान में एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने के लिए ये लोग जो है लड़ते रहे हैं। चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, जजेस को खड़ा करके ये लोग जो है बवाल मचवाने का काम करेंगे। और अभी इनको लग रहा है कि भाई ये तो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जो प्रॉब्लम आ गया। जैसा कि मैंने बताया, ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक आंकड़ा मैं देता हूं। 2016 में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जो है उसने वो स्टडी किया कि ये जो 2016 से ठीक पहले 100 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो हर साल 2-3 रिटायर होते हैं, तो जो 100 जजेस रिटायर हुए हैं, उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट कोई सरकारी फायदा उठाया या नहीं उठाया? तो उसमें मालूम चला कि 70%, 70% जो जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई सरकारी पोस्ट, सरकारी ओहदा लेते हैं। अब ये तो आजादी के बाद से ही चला आ रहा है सिस्टम। पिछले 100 तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, तब कोई जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज, तब कोई क्विड प्रो को के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अब ये जो 70% जो जजेस जिन्होंने सरकारी काम
लिया, जो कह सकते कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो उन्होंने उठाए, उसमें मालूम चलता है कि जो 56% लोग जो अपॉइंट हुए, वो कहाँ अपॉइंट हुए? तो वो अपॉइंट हुए सरकारी उस तरह के ट्राइब्यूनल्स हो गए, तो क्वाजी जुडिशियल, माने उस तरह के जो स्ट्रक्चर में जहां ये कानून रिक्वायर करता है कि कानून के में ये तय किया गया है कि उस पोस्ट पे कोई ना कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चाहे कोई कमीशन बन गया, चाहे कोई ट्राइब्यूनल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें जैसे ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन का जो पोस्ट है, इस तरह का एक स्ट्रक्चरल सिस्टम ही बना हुआ है इस देश के अंदर में कि आप वहां पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को ही अपॉइंट कर सकते हैं। अब जब ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फिर इसका मतलब है ये कानून में ही जब ये लिखा हुआ है तो ये छाती क्यों पीट रहे हैं? अब आप ये समझिए कि ये सिर्फ एक कहानी सिर्फ गोगोई साहब की बात नहीं है। अगर जिन लोगों को लगता है कि भाई कि जो सरकार इस तरह के फैसले लेती है, ये अब तक तो आप यही काम कर रहे थे, कहने का मतलब ये है कि ये संविधान और जो हिंदुस्तान में सरकार चलाने का जो तरीका अब तक रहा है, अगर उसमें ही ये अधिकार निहित है कि सरकार जो रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको वो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब दे सकती है, तो अब इसमें छाती क्यों पीट रहे हैं? छाती क्यों पीटा जा रहा है? कोई पहली बार ऐसा हो रहा है? और ये आप आजकल तो नेट का जमाना है, जितने जो जजेस रिटायर हो रहे हैं उनको विकिपीडिया में देख लीजिए, उनके प्रेजेंट कंडीशन को देख लीजिए, आजादी के बाद से सारे लोगों का डिटेल मिल जाएगा। तो जब कानून ही ऐसा है तो सोनिया गांधी अपॉइंट करे तो वो संविधान को बचाने का काम हो गया, और मोदी सरकार कर दे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये कैसी दलील है? ये कैसे चलेगा? ये आप आंख पे पट्टी बांध करके लोगों को कुछ भी आप प्रोपेगेंडा करके देश के अंदर में एक माहौल क्रिएट करना चाहते हो, हर चीज में आप उंगली उठाने के लिए आप बने हो क्या? माने कोई दलील, कोई लॉजिक, ये तो कानून ये बताए कोई आदमी है जो छाती पीट रहे हैं ये सारे लोग, इनसे कोई पत्रकार पूछता क्यों नहीं? ये तो पता ही नहीं मीडिया के ये रिपोर्टर्स करते भी क्या है, इन लोगों के बाइट्स को चला रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ट्राइब्यूनल में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज उसका चीफ नहीं होगा तो कौन होगा? सीताराम येचुरी होंगे? वामपंथी कार्ड होल्डर होगा? कि अर्बन नक्सल किसी को बनाया जाएगा? कोई कमीशन बनता है, कोई जुडिशियल कमीशन बनती है, कुछ भी होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हुए तो कौन होगा? पत्रकार होगा, लुटेन गैंग वाला। तो कहने का मतलब यह है कि ये अननेसेसरी का इशू उठा करके ये आप खामखा का बवाल मचाने के लिए आप ये कर रहे हो। लेकिन हां, कुछ इश्यूज इसमें ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है, जैसे कि ये जो मसला ये बहुत दिनों से उठता आ रहा है, कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर में जो अगर जहां कहीं भी फेडरलिज्म है तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जुडिशरी वहां पे इंडिपेंडेंट होना वो आवश्यक है, वन ऑफ द पिलर है। अदरवाइज अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फेडरलिज्म चल नहीं सकता। ये एक मोटा मोटी जो बेस लाइन है। अब ये सारे अक्लमंद ज्यादा है, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के घूम रहे थे ना यही लोग, यही कबाल, ये लेफ्ट कबाल शाहीन बाग में, तो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात ही नहीं मानेंगे। अब मैं आपको इसका ये बताता हूं कि इस तरह के सवाल उठे थे जब संविधान को बनाया जा रहा था। ये 7 जून 1949 को केटी शाह ने एक बिल मूव किया था। अगर वो बिल पास हो गया होता तो ये सब होता ही नहीं, ये कोई कुछ इस सब का कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि वो बिल जब संविधान बनाया जा रहा था तब उन्होंने वो पेश किया था कि जो भी जो कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर रिटायर कर जाता है तो उसको वापस किसी जगह पे उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सरकार के पास कोई पावर नहीं होगी, उसको बिल्कुल ही उसको कहीं कोई छू नहीं सकता है। उस संदर्भ में एक कानून है, वो कानून ये कहता है कि कोई भी रिटायर्ड जज वो फिर किसी क्लाइंट का फिर से वो वकालत नहीं शुरू कर सकता है, इसके लिए पाबंदी लगी हुई है। ये बात कानून में है। लेकिन बाकी सब कोई दूसरी जगह अपॉइंटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको लेकर के ये कानून ये केटी शाह साहब लेकर के आ रहे थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन जब उन्होंने सारी दलीलें दे दी तो उसको डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदा पूरे सिरे से उसको खारिज कर दिया और इसको
निरस्त कर दिया, तो ये मसला वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में इस बात को, क्योंकि दिक्कत ये है ना, इस देश में जितना भी जो सड़ांध है, जितनी भी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वो तो कांग्रेस का देन है। तो जब इंदिरा गांधी, जब वो बिल्कुल ही एक ऑटोक्रेटिक लीडर बन गई, तो अपने हिसाब से, अभी तो जज मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं है कि किसको जज बनाना है, किसको चीफ जस्टिस बनाना है, क्योंकि सिस्टम को बदल दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी तो खुला कहती थी कि जो हमारी विचारधारा का नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज बन नहीं सकता। ये सरकार का दायित्व है कि वो, ये कांग्रेस पार्टी बाकायदा, ये ऑफिशियल लाइन था इन लोगों का। अब ये छाती पीट रहे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कपिल मुनि को देखिए किस तरह के भाषण दे रहे हैं, लेगेसी की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये ऑफिशियल पोजीशन था कि भाई, कि कोई भी व्यक्ति जो आपके आइडियोलॉजी का नहीं है उसको जज नहीं बनने दिया जाएगा। तो वहां से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, और इसीलिए ये जो बवाल जो मच रहा है, इसके ऊपर लॉ कमीशन की भी एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और ये बात सही है कि ये अवॉइड करना चाहिए। और कभी कभी इस तरीके से हो सकता है कि आप सरकार के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के तलाश में, आप सरकार के फेवर में या किसी केस में आप फेवरेटिज्म दिखाते हैं, ये इसकी संभावना रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा कानून चल रहा है, पूरी दुनिया में इस चीज़ पे डिबेट हो रही है। जहाँ जहाँ फेडरलिज्म है, जहाँ जहाँ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के लिए जो है वो जस्टिस वगैरह आते हैं सामने, तो उस पर बहस होती है। तो वो लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इसको नहीं करना चाहिए, और इस पर लेकर के संसद में भी बहुत बहस भी हुई और बहुत बार इसको कहा गया। तो एक मोटा मोटी जो बात है, इसको ये समझना चाहिए, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, रिटायरमेंट के बाद तुरंत किसी सरकारी जॉब की जगह पे उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, उसमें एक जो रैशनल बात जो है, लॉजिकल बात यह है कि इसमें 2 साल का गैप होना चाहिए। ये बात मानने वाली है। लेकिन ये कानून बन जाए, उसके बाद उसको फॉलो किया जाए, तब ये तो तार्किक समझ में आता है कि इस तरह का कानून जो है वो बन जाए। अभी बना ले, कल बना ले, ये कांग्रेस पार्टी वाले भाग जाएंगे, वो बनाएंगे नहीं कि ये कानून जो है आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए लगा दीजिए कि एक जो है कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 2 साल का आप बना कर रख ले। बीजेपी बहुत दिनों से मांग कर रही थी, लेकिन यही लोग भाग रहे थे। यूपी के दौरान भी ये बातें हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि देश तो कानून से चलेगा, आप करें तो वो कानून है, वही काम मोदी सरकार करे तो ये जो है एनार्की है, ये फासिज्म है, ये जो है हिटलर शाही है। तो ये दलीलें नहीं चलेंगी। अब जो प्रेसिडेंट की डिक्री आ गई है, उनका आदेश आ गया है कि गोगोई साहब को राज्यसभा का सांसद बनना है। तो मीडिया वाले ने आज उनसे पूछा, तो आज दिल्ली में वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली आकर के वो जवाब देंगे। अब देखना ये है कि गोगोई साहब इतने कंट्रोवर्सी खड़े होने के बाद वो क्या करते हैं, क्या वो राष्ट्रपति के फैसले को मानते हैं या फिर अपने एक जो है चीज़ों को रखते हुए अपनी असहमति दिखाते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।